जल्दी से हम लोग अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को जो समझ रहे थे, समझने वाला पार्ट उसको हम कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से क्लाइमेट हम पढ़ चुके हैं? हॉट वेट पढ़ चुके हैं हम लोग, इक्वेटोरियल क्लाइमेट पढ़ चुके हैं हम लोग, डिजर्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, मॉनसून पढ़ चुके थे हम लोग, सवाना पढ़ चुके थे। वी वर डिस्कसिंग मेडिटेरियन। ये सारे हो गए थे, हम मेडिटेरियन डिस्कस कर रहे थे। ठीक, जल्दी से हम लोग अपना जल्दी से उसको रिवाइंड कर लेते हैं, वॉशअप कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। इक्वेटोरियल टाइम पे सबसे ज्यादा इक्वेटोरियल क्लाइमेट में बारिश का पैटर्न क्या होता है? क्लास अटेंड कर ली आपने सारी? ठीक है, मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन क्या है? थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल का पैटर्न कैसा रहता है? बारिश ज्यादा होती है, कम होती है? वहाँ बारिश का मेनली वो टोरेंशियल रेनफॉल होती है, उससे रिलेटेड कौन से क्लाउड्स होते हैं आप बताइएगा? किसका शेप का था? कॉलीफ्लावर शेप था। ठीक है, चलिए नाम आएगा तो उसको याद आ जाएगा। क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस। सारे नाम याद रखने हैं। पीटी इज वेरी रूथलेस। हमको लगता है कि हम कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ पीटी इजी भी है, रूथलेस भी है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि पीटी पता है, ये आप सबको पता होगा, पीटी से एलिमिनेशन गेम, उसमें सबको बाहर निकाल देते हैं, जो भी कचरा होता है ना बाहर निकाल देते हैं। अब बस ये है कि अब भाई अब ये हैं 4-5 हज़ार लोग, अब आप लोग लिखो हैं, बाकी लोग जो सब लोग मतलब शौकियाना भर दिया ना फॉर्म, वो सब निकल जाते हैं। सीरियस होने के बाद भी एग्ज़ाम कट जाता है। क्यों कट जाता है? कि हम लोगों ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, इसे समझ लीजिए, इसे मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको आपका एग्जाम्पल लेके सभी को समझा रहा हूँ मैं, कभी ना कभी सभी लोग कोई ना कोई वर्ड भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे उसको पता है ना बच्चा क्या क्या भूलता है, तो वो दो चीज़ को इंटरमिक्स करके दे देगा। इसे तिमुर वाला एग्जाम्पल ले लीजिए ना, अब आपको याद ही नहीं है, कोई आया तो था लेकिन कौन आया था, किसके टाइम पे आया था, वही तो पूछ रहा है ना। तो इस मामले में आपकी मेमोरी पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एकदम कंक्रीट याद करिए, बहुत ज़्यादा कंक्रीट याद करिए, अपना करंट अफेयर्स को अपडेट रखिए। मेरे ख्याल से आप रोज़ रात को श्रेयस सर ले रहे हैं। ठीक, उस पैटर्न को मतलब उसको ये मत समझिएगा कि हर दिन सिर्फ 5-6 इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं। ऐसी 5-6 इन्फॉर्मेशन करते हुए एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बहुत बड़ा बंच आ जाएगा। ठीक, आप वो उनके नोट्स लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि वो दैट इज़ एक्सक्लूसिव, लेकिन वो इम्पोर्टेंट आपका कंट्रीब्यूशन देगा। आपने क्या करना है, ठीक है, अब उसको सेट कर लीजिए। खाना खा लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ठीक है, 15-15 मिनट लगता है, 20-20 मिनट लगता है। 20 मिनट जैसे आज अभी का अभी मत देखिए, कल देखिए। 20 मिनट लंच के टाइम देख लीजिए, 20 मिनट डिनर का टाइम पे, या फिर जब चाय पीते हैं, ठीक है, वो जो करंट अफेयर्स होता है ना उसमें दिमाग नहीं लगाना होता। करंट अफेयर्स में आपको दिमाग ऐसे एज टू आप ना इसको याद नहीं करना है, आपके नजरों के सामने से 10-12 बार गुजर जाए, आपको एज टू अपने आप याद हो जाएगा। करंट की चीज ऐसी होती है, बल्कियर होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन करंट की चीज इजी होती है, आपने उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, मेरा टारगेट क्या रहता था कि एज अ स्टूडेंट कि लास्ट के 2 महीने सिर्फ करंट पढ़ना है, पीटी में करंट पढ़ के जाओ। ठीक है, 13 से पहले अलग पैटर्न था। 13 से पहले पैटर्न क्या था कि क्वेश्चन करंट का आना है, स्टैटिक दिखता था करंट का, लेकिन एक्चुअली वो होता था स्टैटिक का। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि घबराओ नहीं,
हाँ, करंट को देख के घबराना नहीं कि मैंने करंट नहीं पढ़ा, अंदर वो स्टैटिक का क्वेश्चन होगा, लेकिन 14 के बाद पैटर्न चेंज हो गया, करंट आने लगा। हाँ, लेकिन करंट से घबराना नहीं होता है। हाँ, करंट से कब घबराते नहीं हैं आप? जब आपकी प्रिपरेशन पूरे साल भर होती है। ये अगर आपने कभी ये किया ना कि लास्ट के टाइम पे मैं 365 उठा लूं या विजन उठा लूं या इनसाइड उठा लूं, 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा उससे, 100%। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? उनमें इंफॉर्मेशन है लेकिन अलग हिसाब से है, आपको निकालना भी तो आना चाहिए उससे इंफॉर्मेशन। हाँ, विजन में क्या है, विजन के आप लोगों को पता होना चाहिए विजन के नोट्स कैसे हैं। विजन के नोट्स मेंस टाइप हैं, पीटी टाइप नहीं है। इतना बड़ा कच्चा चिट्टा दे देते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं कि विजन चलन में है, उनके आंसर्स अच्छे हैं लेकिन वो मेंस के आंसर्स हैं, हम लोग उसको पीटी में लगाने की कोशिश करते हैं। पीटी नहीं निकलेगा तो मेंस क्या देंगे आप लोग? 365 है ना, 365 पर कुछ आता है ना, किसका आ रहा है 365? ये मैं 5-6 साल से देख रहा हूं लेकिन कभी नहीं पढ़ना। करंट अफेयर्स जब तक आपके अपने नहीं बनेंगे, ठीक है, जब तक आपके अपने नहीं होंगे, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, ये आपका बेस नहीं बन सकता ना। और इसे मतलब कि आपके रोज के रोज जिस दिन मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोल चुका हूं, जिस दिन आपका न्यूज़पेपर छूट गया आप लोग घबरा जाइए, क्योंकि पीटी में हो सकता है उसी दिन का कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाए, वो दोबारा रिपीट नहीं होता है। वी यूज टू गेट वेरी स्केयर्ड कि जिस दिन हमारा न्यूज़पेपर छूट जाता था, और छूटता कब था? होली दिवाली के दिन, उस दिन पेपर ही नहीं आना है ना, तो हम लोग पगला पगला घूमते थे क्या करना है क्या करना है क्या करना है। और हम लोग उसमें नेट वाले इंसान थे नहीं कि नेट पे जाके, नेट पे भी तो है पेपर, लेकिन देखना आता नहीं था। मतलब आता नहीं मतलब क्या, वो इनर्शिया होता है ना, जैसे आप लोग का इनर्शिया पेपर के खिलाफ है, हमारा उसमें इनर्शिया नेट के खिलाफ था, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं आप लोग ईमानदारी से, आंसर देने की जरूरत नहीं है, खुद ही सोचिएगा कि क्या आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो सही है, नहीं पढ़ रहे हैं तो एक दिन का भी ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, दिस इज द बेसिक नेसेसिटी। ये एक बेसिक नेसेसिटी है न्यूज़पेपर पढ़ने, करंट अफेयर्स को पढ़ना। इस बार काफ़ी बच्चे हैं, उनका दिक्कत क्यों आती है लास्ट में पीटी में, मैं आपको बताऊं, एक ही सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि बच्चा शुरू से करंट अफेयर्स लेके नहीं चलता है, हाँ, या फिर लास्ट के लिए अपना करंट अफेयर्स का टाइम नहीं छोड़ता है। बीइंग अ फ्रेशर आपको करंट अफेयर्स साथ में लेकर चलना पड़ता है। अब बीइंग अ एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे हम लोग का बाद में क्या हो गया था, या शुरू शुरू में हमने भी करंट अफेयर्स साथ में पढ़ा, लेकिन बाद में हमको समझ में आ गया था हाँ हमारा स्टैटिक पूरा तैयार है, लास्ट के 1-1.5 महीना हमको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। स्टैटिक जैसे दिन में हम अगर 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, सबका अपना अपना है, ठीक है। ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं, हाँ? आपका स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रांग है वो डिसाइड करेगा। जैसे टीना राबी की बहन निकल गई इस बार, हाँ, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई वो खून में है, नहीं, जीन्स में नहीं है, हाँ? स्ट्रेटेजी पास्ड ऑन फ्रॉम ओल्डर सिस्टर टू यंगर सिस्टर, वो स्ट्रेटेजी पास हुई, और स्ट्रेटेजी पास होने के बाद क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जब आप यहाँ कोचिंग में आए तो ब्लाइंडली कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं वही मैंने वाजीराम से किया, ठीक है, आप कोच अब से कर रहे हैं। मैंने पॉलिटी के नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है, इको के नोट्स कहीं से पढ़े ही नहीं, जो लिखवा के आया था, ऐसा तो है नहीं उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखवा दी। काफी बार होता था कि भाई इससे हमने इस बार दिया, क्वेश्चन नहीं फंसा, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं कोई वो नोट फेंक दूं ना, ठीक है। तो वो ट्रस्ट होना चाहिए आपको, अब जहां से आप गाइडेंस ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ा आपने ये और लिया आपने कहीं और से, उसमें दिक्कत होती है, कोचिंग को नहीं दिक्कत होगी, अल्टीमेटली फेलियर आपका होगा। क्यों? क्योंकि आपका मेंटल बैकग्राउंड ये है, ठीक है, आपको किसी ने बोल दिया आप ये पढ़ लो, 90% चीजें ओवरलैप होंगी,
10% चीजें जो इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेंगी, इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेंगी, वो आपको कंफ्यूज करके आपका जो 90% है उसको जीरो कर देंगे। हम लोग 10% के चक्कर में, ठीक है, 10% के चक्कर में हम लोग पूरा को पूरा कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे इस बार का पेपर भी आया है, ठीक। अब स्टूडेंट करेंगे क्या स्ट्रेटेजी, देखिए लोगों का पैटर्न क्या रहेगा। अरे यार देखो ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं ना। जैसे मान लीजिए एक्स क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन आए, इसको 100 मान लीजिए, ठीक है, मैं 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ। फिर बोला एक स्टूडेंट, ये टेंडेंसी होती है जब चाय में बैठते हैं ना शाम में चाय के टाइम पे, ये क्वेश्चन तो कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन, और देखो ये वाला क्वेश्चन तो पता ही नहीं चला, ना हमको कभी टीचर ने पढ़ाया ना हमको समझ में आया। मतलब ज्ञान कहीं छुपा हुआ है जो हमें ढूंढना है। लोग ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तो पढ़ी हुई चीज है। हाँ? आपने 100 में 100 थोड़ी करना है हमको। मैं तो देखिए हम लोग वहां पे जैसे स्टूडेंट में बता रहा हूँ, हम तो बड़े फ्री माइंड होकर जाते थे कि मैं तो बोल भी चुका हूँ 15 तो छोड़ना है हमें, मतलब 13 से 15 तो छोड़ना है, तो क्यों डरना है इससे। ये तो 2-3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, क्यों डर रहे हैं इससे। 15 क्वेश्चन तो 15 बोल रहा हूँ, 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कभी, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप हिस्ट्री का ऑप्शन पढ़ के चले जाइए, ज्योग्राफी का ऑप्शन पढ़ के चले जाइए, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे वो आपसे हिलेंगे ही नहीं। लेकिन हम लोग की टेंडेंसी क्या होती है, अभी आप लोग की टेंडेंसी बता रहा हूँ, क्योंकि आपने नेक्स्ट ईयर देना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देना है, आप लोग सोचेंगे कि मेरे पास बहुत टाइम है, इनको भी पूरा कर लूं, ठीक है, इनको भी पूरा कर लेते हैं ताकि मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को पूरा करने के चक्कर में हमारे ये सारे क्वेश्चन सफर कर जाते हैं, बाद में हमसे ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं, फिर हम बोलते हैं यूपीएससी इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये चीज बहुत मैंने, मतलब जब मैं पढ़ते थे तब भी ध्यान मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी मैंने बहुत बड़ा ऑब्जर्व किया कि बच्चा इन पे ध्यान देता है, इन पे ध्यान नहीं देता है, इनके चक्कर में आपका ये बिगड़ जाए। आप सिर्फ और सिर्फ इन पे ध्यान दीजिए जो आपके बेसिक रेफरेंस। मैंने आपको कभी बोला है सविंदर सिंह पढ़िए, हाँ, या जीसी लियोंग पढ़िए, या फिर XYZ जो बड़ी बड़ी किताबें मैंने कभी बोली है आपको। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बेटा एनसीईआरटी पढ़ लो ना, बेसिक किताब से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ सविंदर सिंह XYZ जितनी भी किताबें हैं सब एनसीईआरटी से निकली हुई हैं, और जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, हाँ, आप वही चीज वहां जाके पढ़ेंगे ना बड़ी बड़ी किताबों में, और कंफ्यूज करेगा वो आपको। इतना करिए, क्लास नोट्स देखिए, रेफरेंस बुक जो आपको बताई जा रही हैं उनको एकदम उन पे कमांड हासिल करिए कि उससे क्वेश्चन आएगा ना, तो मतलब मैं हिलूंगा नहीं या हिलूंगी नहीं। इस बार 5-6 क्वेश्चन मैंने अभी देखा, क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से उठे हुए आए हैं, एनसीईआरटी के लाइन उठ के आ गई हैं। अगर आपका एनसीईआरटी ही है तो आपका आराम से हो जाएगा, उससे मत छोड़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आज हो गया, क्योंकि आज पेपर हुआ है, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, कल कल मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन करके दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 10 to 15 ईयर्स का आप लोग, जैसे आप 10 से देखना शुरू करिएगा, आप 2010 से, ठीक है, 2010 से अभी तक पहले ये देखिए, उसके बाद और पीछे जाइएगा। जितना आप पीछे जाएंगे ना, जैसे 2010 है, 2010 से 2021 तक आपका पूरा हो गया, फिर और पीछे जाइए, 10 साल और पीछे ले आइए, 5 साल और पीछे ले आइए, ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ आपके 10-12 टॉपिक तो उठे हुए रिपीट आ जाएंगे। जैसे इस बार राइट टू प्राइवेसी आया था, राइट टू प्राइवेसी से 2 क्वेश्चन आ गए थे मेरे ख्याल से, हाँ, वो क्वेश्चन रिपीटेड है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ लीगल राइट टू एनी सिटीजन, लीगल राइट टू एनी पर्सन, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऐसे करके क्वेश्चन है।
तो रिपीटेड क्वेश्चन है। पॉलिटी में आप लोगों को आर्टिकल्स बाय हार्ट होने चाहिए। उसके लिए आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटी को यहाँ तो आप सर आशुतोष सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं, बहुत क्लियर क्लियर तरीके से है। लेकिन जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे, आर्टिकल्स याद नहीं करेंगे, समझने कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बहुत बोलता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज याद हैं क्या? याद है फंडामेंटल ड्यूटीज? अभी मैं पूछूं, हाँ पढ़ लिया आप लोगों ने ना? फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पढ़ना है। आपके पास कुछ ना कुछ तो रेफरेंस मटेरियल होगा, पढ़ना चाहिए वो अपने से। कोचिंग तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा कोचिंग में, लेकिन क्या हमें पता है? वो चीजें बाई हार्ट होनी चाहिए। जो बेसिक बुक्स हैं वो तो याद करें आप, बाहर मत जाइए आप, लेकिन क्लास नोट्स और जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको पढ़ के जाइए आप लोग। श्योर शॉट आपका 57 से 60 क्वेश्चन आपके नेट सही हो ही जाएंगे। 85 करेंगे आप लोग, ठीक है, 85 में 14-15 गलत होते हैं, आपका कट पीट के 60 पहुंच जाता है। हाँ? ये स्ट्रैटेजी लेके चलिए। ऐसे लिखा आप लोगों ने इस वीक? कौन सा लिखा बेटा आपने ऐसे? Ship do not sink because of water around them, they sink because of water inside. ये यूपीएससी का है? Yes. कब का? सर 2013. 2013 का है? 13 का तो नहीं होगा, या तो होगा तो बहुत पुराना है, वो ध्यान भी नहीं है। ठीक है, ठीक। आपने लिखा बेटा कितना? तो लिखे आपने, अभी ज्यादा नहीं हो पा रहा है सर, दो ही लिखा। कौन सा लिखा? मैंने एक ऐसे उठाया था टॉपिक, इसमें क्यों लिखा? नहीं वैसे टॉपिक लिखे थे इसमें। आपने लिखा? कौन सा लिखा बेटा? यार लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट भी था कि जब इंडिपेंडेंस सही यूपीएससी में आया था वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। आपने लिखा? आपने लिखा? ट्यूशन पे आया था उसके लिए। कितने वर्ड सीखे? कितना टाइम लगा? 100,000 वर्ड लिख दिया आपने? रोज मतलब हर वीक आपके 2-3 होने चाहिए, हर वीक 2-3 होने चाहिए। हाँ ठीक है, अभी से नहीं करेंगे ना, 2023 ज्यादा दूर नहीं है, 2022 ज्यादा दूर नहीं है। 2022 आ गया, अब ये पीटी खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पीटी का हवा वेव शुरू हो गई। ठीक है, तो ज्यादा दूर नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा ये जो अब जो मैं साल का ये नवंबर दिसंबर धीरे धीरे बीतता है, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है ना। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग ये मत समझिए बहुत टाइम है। आप लोग 22 या 23 के स्टूडेंट्स हैं, 22 में 23 में आप अटेंड करना चाहते हैं ना, जिसका जितना ज़्यादा गैप है दैट स्टूडेंट इज एट मोर रिस्क। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका प्रिपरेशन गैप ज़्यादा है ना, ठीक है, अगर आप लोग उसमें होते, क्या कहते हैं, मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इस कोर्सेज में हैं, इसमें एकदम 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 आपको कंसंट्रेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है, और जितना ज़्यादा लंबा आपका गैप होता है प्रिपरेशन गैप, मैं एनसीईआरटी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो अलग स्लो स्लो पढ़ाया जाता है, यहाँ पे पढ़ाया बहुत स्पीड से पढ़ाया जाता है। तो जितना ज़्यादा लंबा प्रिपरेशन गैप होगा आपका, दैट स्टूडेंट इज एट मोर रिस्क। तो वो अपने आप को संभाल के लेके चले। हाँ, वो रिस्क पे क्यों है? क्योंकि उनको लगता है मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इनको भी पढ़ लूँ। बात समझ रहे हैं? वो रिस्क पे क्यों है? वो इनको पढ़ने के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना एज टू, वो हमारे दिमाग से उतर जाती है। ठीक है, तो आप लोगों का नोट्स बन रहे हैं करंट अफेयर्स के, कहाँ बन रहे हैं? सॉफ्ट कॉपी में बन रहे हैं या फिर आप हार्ड कॉपी में लिख रहे हैं? हार्ड कॉपी में है। हाँ, कितने पेज के नोट्स हो जाते हैं आपके? कैसे बना रहे हैं नोट्स? जैसे आज कौन से नोट्स बनाए आपने? आज नहीं पढ़ा वो देख रहे हैं।
2 दिन पहले का पढ़ रही हैं? क्यों? वो छूट जाएगा, देखिएगा। फिर छूट जाता है तो फिर ये लगता है कि नहीं छूट गई है तो उसको कर देते हैं। हाँ, आप नोट्स बन रहे हैं? नहीं बन रहे बेटा? करंट सर पढ़वाते हैं, बोलते हैं वो कर लेते हैं और थोड़ा एडिट करते हैं। करंट अफेयर्स को बेटा करिए आप लोग। सही है, एकदम रही है। क्रायोजेनिक और सेमी हाँ 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 हाँ। और ये पर चल रहा है कि कुछ की कमी चल रही है और बाकी एथेनॉल लिखी और फूड सिक्योरिटी पर चल रहा है। इससे क्वेश्चन कैसा बन सकता है? अब नेक्स्ट ईयर जितने भी कोल माइनिंग एरियाज है इंपॉर्टेंट हो गए, कोयले से क्या पॉल्यूशन होता है इंपॉर्टेंट हो गया, कोयले पे कौन कौन से इंडस्ट्रीज डिपेंड है वो इंपॉर्टेंट हो गया, कोयले से कितना पॉल्यूशन होता है परसेंटेज वाइज वो इंपॉर्टेंट हो गया, कहाँ पे कोयला प्रोडक्शन होता है स्टेट वाइज, इंडिया की क्या रैंकिंग है वो इंपॉर्टेंट हो गया, इंडिया में कोयला कहाँ से आता है, इंडिया कोयला किसको देता है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। ये सारी करंट में चीजें आप जब एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे ना, सारी चीजें आएंगी। ये तो मेंस का क्वेश्चन है, पीटी का तो है ही। ये मेंस इस बार अगर आप लोग दे रहे होते, ये मेंस में क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा कि हम लोगों का ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, जिससे हमारा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंडर हो रहा है। बताइए, इस पे कमेंट करिए, टिप्पणी दीजिए, लिखिए फिर 150 वर्ड आप इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पीटी को बार बार पढ़िएगा आप लोग। जैसे मैंने आपको पढ़ा सारा, 10 साल हो गया, 10 साल हो गए पीटी के। क्यों किया 2015 से स्टार्ट? नहीं, या तो आप 20 से पीछे जाइए या 10 से ऊपर जाइए ना, 20 से उठाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। देखिए मुझे मतलब कि काफ़ी बार होता है कि मेरी बातें थोड़ी सी वैसी होती हैं, कड़वी टाइप लगती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो अगर आप उसको फॉलो करें, ठीक है, तो आप काफ़ी सारी परेशानियों से बच जाएंगे जो पीटी के बाद हमको महसूस होती हैं, लेकिन फिर हम लोग चाहते हुए भी उनको नहीं कर पाते, क्योंकि पीटी तो होगी 2 घंटे निकल गए ना, ठीक है, तो करिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन जल्दी से मैं पूछता हूँ, फिर हम करते हैं। बुशमैन ट्राइब बताओ बेटा, जल्दी से बताइए। बुशमैन ट्राइब अफ्रीका कालाहारी रिवर। नामीबिया के बगल से कौन सा करंट बहता है? बेंगुला करंट। फैकलैंड करंट कहाँ पर है? फैकलैंड करंट, फैकलैंड करंट कहाँ पे बेटा बताओ? पैटागोनिया डिजर्ट। पैटागोनिया डिजर्ट इज एग्जांपल ऑफ, क्यों बना है ये डिजर्ट? ये डिजर्ट क्यों बना है? ठीक है। लानूस कैंपोस क्या है? ये अफ्रीका इक्वेटर के ऊपर जो पार्ट है उसको लानूस बोलते हैं और जो नीचे है उसको क्या है ये लानूस कैंपोस? ये सवाना घास के मैदान, सवाना ग्रासलैंड से, सवाना ग्रास, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड के मैंने कुछ नाम बताए थे आपको कि दे आर बेटर नोन एज दीज, बागटाइन एंड बुशवेल्ड। ये बुशवेल्ड ध्यान रखिएगा, बाद में जाके हम लोग जब टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ेंगे तो उसमें वेल्ड पढ़ेंगे, बुशवेल्ड नहीं वेल्ड पढ़ेंगे, तो बुशवेल्ड इज डिफरेंट एंड वेल्ड इज डिफरेंट, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, क्या वेजिटेशन कैसी होती है सवाना घास के मैदान की? अच्छा, मसाई ट्राइब कहाँ रहती है बेटा, आप बताइए। मसाई ट्राइब नाइजीरिया में कौन सी ट्राइब हमने पढ़ी थी? नाइजीरिया में किकियू, हाउसा। किकियू कहाँ पर है बेटा? हाँ, किकियू केनिया में है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक। अब हम लोग अपना मेडिटेरियन क्लाइमेट को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जो हम लोग पढ़ा था।
अभी तो जो हमने पढ़ा था कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, सब क्लियर चल रहा है। मेडिटेरियन क्लाइमेट हम लोग एक बार मेडिटेरियन क्लाइमेट का रिलेशन किससे है? शिफ्टिंग ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट का रिलेशन है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट की वजह से। प्रेशर बेल्ट शिफ्ट क्यों करती हैं? पढ़ लिया आपने? प्रेशर बेल्ट शिफ्ट क्यों करती हैं बताइएगा। सन का मूवमेंट होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि ये मेरा इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मेरा जो सन मूव करेगा इस तरह से मूव करता है सन, ठीक है। सन मेरा कभी इक्वेटर पे रहता है, कभी कैंसर पे, कभी इक्वेटर पे, कभी कैप्रिकॉन पे। तो उसी के हिसाब से प्रेशर बेल्ट कभी नॉर्मल पोजीशन रहती है, कभी दे शिफ्ट टू दियर नॉर्थ, देन अगेन नॉर्मल पोजीशन, देन शिफ्ट टू दियर साउथ। तो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती हैं, ये हम लोग अलग से हम लोग डिटेल लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे। तो उसका रिलेशन होता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट का रिलेशन किससे होता है? शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट से। अब होता क्या है कि मान लीजिए दिस इज मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। अगर मैं समर बोल दूं, समर्स में सारी के सारी प्रेशर बेल्ट प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू दियर नॉर्थ। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट वो भी नॉर्थ की शिफ्ट हुई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुई, सब पोलर लो प्रेशर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुई, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुई। तो इस शिफ्टिंग की वजह से होता क्या है, मेडिटेरियन क्लाइमेट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये हम लोग बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं तो याद भी हो गया है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसकी वजह से यहां पर मेडिटेरियन रीजन कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑफशोर ट्रेड विंड, नो रेनफॉल, ठीक है। ये चीज, कोई डाउट इसमें बताइए, आप दोनों बताइए। क्लियर है? आप क्लियर है? हाँ ठीक। अब इसमें यह है कि सारी की सारी प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती है, इसकी वजह से ये रीजन किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से। तो ट्रेड विंड यहाँ पे बहती है, ट्रेड विंड का रीजन हो गया। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो विंड बहती है दे आर ऑफशोर, जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होती है, ठीक। अब क्या हो रहा है विंटर में? विंटर में क्या हो रहा है? मेडिटेरियन रीजन आ गया, हाँ। और विंटर्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सारी के सारी प्रेशर बेल्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी प्रेशर बेल्ट साउथ की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करती हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगता है कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गई हैं, जिसकी वजह से ये रीजन किसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए ध्यान दे रही है, ये बेल्ट अभी यहां पर थी ना, नीचे आ गई क्योंकि प्रेशर बेल्ट डाउन दे शिफ्ट टू देयर साउथ, और यहां पे क्या आ गई? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसकी वजह से ऑन शोर वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर रेनफॉल होती है। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट इज द ओनली क्लाइमेटिक रीजन जहां पर मैक्सिमम रेनफॉल विंटर में होती है, मैक्सिमम रेनफॉल विंटर में। इसको हम बोलते हैं विंटर रेनफॉल क्लाइमेट भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? विंटर रेनफॉल क्लाइमेट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं।
ये क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर बाद 2-3 साल बाद रिपीट हो ही जाता है। काफी बात है कि यूपीएससी में नहीं आया तो यूपीपीएससी में आ जाएगा, यूपीपीएससी में अगर नहीं आया तो यूपीएससी में आ जाता है। ये हर साल, हर 1 साल 1.5 साल में ये चीज रिपीटेशन वाली चीज है। क्लियर होगा ये चीज हम लोगों को? क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ कहाँ पर है। बहुत जरूरी है मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये हम लोगों का पूरा क्लाइमेट है। यहाँ पे ये रीजन हो गया है हम लोगों का। ये तो है ही ऑब्वियस बात है। यहीं तो मेडिटेरियन सी है, इसके आसपास का रीजन हो गया है, कैलिफोर्निया साइड में हो गया है, चिली के पास में हो गया है हम लोगों का, यहाँ पर है अफ्रीका के साउथ वेस्ट साइड में दिख रहा है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे बताइए क्लियर हुआ हमें कहाँ कहाँ पर है? तो ऐसा कोई कॉन्टिनेंट है जहां पर मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं है जी? है? एशिया? एशिया में कहाँ है मेडिटेरियन क्लाइमेट? नहीं है ना? देखिए इतना है, सिंपल क्वेश्चन आ गया। ऐसा कॉन्टिनेंट बताइए जहां पे मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं है। मुझे फिगर ध्यान है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट का नाम किस बेसिस पर रखा गया है? मेडिटेरियन सी के नाम से। भूमध्य सागरीय मौसम, भूमध्य सागरीय मौसम किसके नाम पर रखा है? भूमध्य सागर के नाम पर रखा है। बट दिस क्लाइमेट इज बेस्ट डेवलप्ड इन चिली। सबसे अच्छा डेवलप्ड क्लाइमेट हमें कहां मिलेगा? चिली, सेंट्रल चिली। चिली में तो डिजर्ट भी है ना, उसके बीच में मुझे ये दिखता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट दिखता है, सेंट्रल चिली। समझ में आया हमें? ठीक है, ये क्या है मेरा? कैलिफोर्निया अराउंड सैन फ्रांसिस्को। कैलिफोर्निया में तो हमारा डिजर्ट भी तो है, अराउंड सैन फ्रांस। बताइए सैन फ्रांसिस्को का नाम हम लोग, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था, गदर मूवमेंट के कंटेक्स्ट में बताया था। कहाँ डेवलप हुआ था गदर मूवमेंट? वैंकूवर। वैंकूवर कहाँ पर है? कर्नाटक नहीं, कनाडा। कनाडा, यहाँ पे कनाडा तो कहीं कनाडा तो पड़ेगा। ये वैसी बात हो गई, जब मैं बहुत छोटा था तो उस समय हम इटावा में रहते थे, तो फैमिली गई किसी को छोड़ने के लिए, तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? बोले बोले हम कनाडा जा रहे हैं। तो मैं छोटा था, उस समय वो एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कनाडा यहाँ पर है। तो मैंने देखो बेवकूफ़ बना रहे बच्चा समझ के कि ट्रेन से कौन कनाडा जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो ट्रेन एयरपोर्ट पे तो जाएगी वहां से। ठीक है, तो जब यहाँ वाली बात होती है, कर्नाटक थोड़ी है, ये कनाडा है। ठीक है, तो वैंकूवर कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? यही हम लोगों को ऐसे ही याद करना है। ये सारी चीजें कहाँ पर है, कौन से कोस्ट में है? नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट।
इस तरह से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया हुआ है ये कि गदर मूवमेंट की शुरुआत कहाँ पे हुई, कहाँ पे हुई, नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट में। ठीक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ बताइए, वेस्ट। ठीक है, ये अगर आपको ये भी याद ना हो ना तो वो हाइपोथेटिकल क्लाइमेट याद कर लीजिए। हाइपोथेटिकल क्लाइमेट में मेडिटेरियन क्लाइमेट वेस्ट में ही तो बना है, तो देख लीजिए सारी चीजें वेस्ट में है कि नहीं है। ठीक है रे, वो क्लाइमेट को आप लोग अपने ध्यान में रखिए, आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल हॉट जोन है, उसके ऊपर वार्म जोन आ रही है, देन वार्म टेम्परेट, देन कूल टेम्परेट। ये बताइए ये वार्म टेम्परेट में आ रहा है, ये हाइपोथेटिकल क्लाइमेट ओपन करके देखिए, मैंने ये वार्म क्लाइमेट में लिखा है, वार्म जोन में लिखवाया है, वार्म टेम्परेट जोन में लिखवाया है ना। तो बस हमें इतना ये ध्यान रहे, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाएगा, मुझसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। जब मैंने पढ़ा रहा था तो मैंने नोट करवाया था, मैंने कहा था जब फेयर भी करवाऊंगा, फिलहाल नोट करके देख कर लीजिए। क्लियर हो गया सब, मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ कहाँ में मिल रहा है, क्लियर हुआ। अब सिंपल सब चीज हम इसमें पढ़ चुके हैं। समर्स में क्या होगा, ड्राइनेस रहेगी कि कौन सी विंड बहेगी, बेटा बताइए कौन सी विंड बहेगी समर्स में। आ आप मतलब पता है मैं कह रहा हूँ कि ऐसे घबराया ना करिए, ठीक है। आप एज ए स्टूडेंट मैं सभी को बोल रहा हूँ कि बताइए इंटरव्यू में हाउ वुड यू फेस द क्वेश्चंस, जहाँ पे इतने सारे आपके मतलब कि इन एंड आउट की सवाल हो जाएगी। हाँ? मेरा यहाँ क्वेश्चन पूछने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप लोग खुलिए, मुझसे नहीं खुल पाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे कैसे खुलेंगे इंटरव्यू में, मेंस में कैसे खुलेंगे। जब तक मेंस में आप खुलेंगे नहीं, आपका पीटी में तब भी आपने टिक करना है, मेंस में तो जब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा आप लिख ही नहीं सकते। तो मैं आप पूछने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप लोग ओपन अप योर सेल्फ, ओपन योर माइंड। ठीक है, समर से बताओ क्या होता है बेटा, सूखा रहता है कि बारिश होगी, ड्राइनेस रहेगी, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा। विंटर्स में क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगी, कौन सी विंड बहेगी, ऑन शोर वेस्टर्लीज बहेगी। क्लियर हो गया मेरा, पूरा क्लाइमेट समझ में आ गया मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वो पढ़ चुके थे हम लोग, यहाँ पर लोकल विंड्स खूब बहती हैं, मेडिटेरियन रीजन में लोकल विंड्स बहुत बहती हैं। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा क्लाइमेट है जहाँ पे खूब सारी लोकल विंड्स हैं, तो वो मेडिटेरियन क्लाइमेट है। जैसे वी हैव रेड सिरक्को, सिरक्को का मायने क्या है, हाँ ब्लड रेन है। ठीक है, क्वेश्चंस बताएंगे आप लोग। चिली, चिली कहाँ कहते हैं, चिली, ट्यूनीशिया, गिबली, लेवेशे, आपने ये लेवेशे बताइए बेटा, लेवेशे स्पेन हो गया। खामसिन कहाँ कहते हैं, खामसिन इजिप्ट है। ठीक है, और घारबी, खारबी एड्रियाटिक सी कोस्ट, एड्रियाटिक और एजियन, मैंने आपको दिखाया था एजियन, देखिए मैप में देखा था मैंने, फिर साथ साथ में आपको सी ऑफ अजोब भी दिखाया था मैंने। ठीक है, एड्रियाटिक और एजियन सी, ध्यान आ गया, ठीक है। आप घबराइए नहीं, धीरे धीरे सब इम्प्रूव होगा। ठीक है, आपका शुरू में बीच में आपका परफॉर्मेंस एकदम से अच्छा हो गया था इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, है तो घबराना क्या है इसमें, क्या है, कब देना है आपने एग्जाम, तो घबराना क्या है बेटा, अभी 1 साल क्यों है। ये देखिए मैं आपको बताऊं, देखो ये प्रॉब्लम भी होती है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई बोले हैं 23 में देंगे तो बहुत टाइम है और बैठ के चाय पियेंगे और सारी मूवीज वूवीज देखेंगे, बहुत टाइम है। और कुछ होता है इसका टाइम ही नहीं है, दोनों चीजें खराब है। एक बार बताओ आप कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एग्जाम के लिए आपको 7 से 8 9 10 9 महीना चाहिए,
7-8 महीना चाहिए आपको, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आप। हाँ, परेशान क्या होना है भाई, ये तो हम लोगों का ये तो पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है। हम लोग अपने ऑप्शन को सोचे और उसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं होती है। हैं? 2-3 चीज़ें डिसाइड करनी होती है भाई, हमारा एकेडमिक इंक्लिनेशन किधर है, क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए कि क्या समझ में आ रहा है। हाँ, कहाँ पे स्कोरिंग हो रहा है, समझने वाला स्कोरिंग भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उसमें बस माथा पैट के बैठ जाओ। जैसे हम लोग जब लिए थे तो हम लोग जोग्राफी प्रोवाइड ले लिया, ठीक है। अभी तो जो टॉपर वॉपर भी आते हैं उनके एक बार जोग्राफी में प्रोवाइड में 64 नंबर लेके आ गए। अब बताओ, जोग्राफी में जब प्रोवाइड में 64 नंबर आ जाएंगे तो क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं प्रोवाइड इज वेरी वेरी गुड ऑप्शनल, ज्योग्राफी इज वेरी गुड ऑप्शनल, सोशियोलॉजी इज वेरी गुड ऑप्शनल। आपके लिए क्या सूट कर रहा है, बात समझ रहे हैं। प्रोवाइड लेके बैठ गए 64 आ गए, प्रोवाइड आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि वो तो आपको न्यूज पेपर में चलता है, क्या आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें देखेंगे तो आपको होगा। और ऐसे घबराना कुछ नहीं है, ऑप्शन तो ऑप्शन से क्या घबराना, तो धीरे धीरे हो ही जाएगा, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उसको कर लीजिए। मैंने आपको फिर देखिए वही बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ रहे, स्टैटिक पढ़ रहे हैं। बाद में क्या होगा कि करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़, करंट अफेयर्स चक्कर में स्टैटिक जो पढ़ा वो भी बाद में सब मिक्सअप होएगा। मेंस में आगे क्या होता है, ऑप्शनल तैयार नहीं है, जीएस डूबेगा, जीएस का स्टैटिक, और फिर जीएस का स्टैटिक में फिर करंट है, ऐसा हौच पौच होगा ना, आप बैठ कर रोगे। लेकिन उसके लिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है, वो टाइम आएगा जब घबराएंगे। अभी से क्यों घबराना, अभी तो एकदम चिल होके पढ़ो, ठीक है। जल्दी से वापस पे आता हूँ ना तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होएगा। यहाँ पे सिरक्को हो गया, ठीक है। अब मैं बिल्कुल इधर तो बात नहीं करूंगा, पूरा आज वर्ल्ड क्लाइमेट खत्म करना है हमें। सिरक्को हो गया, मिस्टल पढ़ चुके हम लोग। मिस्टल कहाँ रहती है बेटा बताओ, घाटी बताओ, रोन रोन वैली में बहती है, ठीक है। जाती है मेडिटेरियन साइड सी में जाके गुजर, ठंडी हवा है ये। इससे रिलेटेड एक और हवा बताओ बेटा, ये क्वेश्चन आएगा। इससे रिलेटेड एक और हवा बताओ, मिस्टर से रिलेटेड एक और हवा बताओ। बोरा कहाँ बहती है, एड्रियाटिक सी कोस्ट पे बहती है, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था ट्रामोंटेना एंड ग्रिगेल, जो मेडिटेरियन सी कोस्ट पे बहती हैं, ट्रामोंटेना एंड ग्रिगेल। तो देखिए ये जो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्लाइमेट बताइए जहां पर खूब सारे लोकल विंड्स हैं, तो बेझिझक क्या मारेंगे आप लोग, मेडिटेरियन क्लाइमेट मार के आ जाइएगा, ठीक है। तो दो चीज कि मेडिटेरियन क्लाइमेट विंटर रेनफॉल, और यहाँ पर लोकल विंड्स के लिए बहुत सारी लोकल विंड्स यहाँ पे बहती हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और आता है जो मैंने आपको वेस्ट एशिया कंट्रीज में पढ़ाया था, मेडिटेरियन सी से कौन सा कंट्री छूता है, सीरिया, लेबनान, इजराइल, टर्की। याद आया, मैंने वेस्ट एशिया आपको मैप हल्का फुल्का पढ़वाया था कि आप लोग नोटिस करेंगे मेडिटेरियन सी से कौन सा कंट्री छूता है, और सीरिया, इजराइल, इजराइल, इजराइल टच करता है, आंसर फॉर योर सेल्फ, करता है। और लेबनान, जॉर्डन, हाँ उल्टा हो गया, जॉर्डन करता है, लेबनान नहीं कर रहा है ना। तो ये ऐसे बस ये क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आना है मेडिटेरियन क्लाइमेट से। 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, विंटर रेनफॉल, लोकल विंड्स, और कौन सा कंट्री छूता है, बस इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आना। यहाँ पे विंड समर्स में कौन सी हवा बहती है, विंटर में कौन सी हवा बहती है, बस। समर में ऑफशोर ट्रेड विंड, विंटर में ऑनशोर वेस्टर्लीज, इसके अलावा कुछ नहीं आना इससे। वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, हम लोग शैंपेन नाम सुनते हैं, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होंगे, सिट्रस फ्रूट मतलब कि लेमन हो गया, हाँ, ऑरेंजेस हो गए हैं, ठीक है, ग्रेप्स हो गए हैं, ऐसे जितने भी फल हैं, स्ट्रॉबेरीज,
जितने भी फल हैं ये सब हमें कहाँ मिलेंगे? मेडिटेरियन क्लाइमेट। क्लियर हो गया चीज ये? ठीक है, और इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? इसको मैं ऑर्चर्ड फार्मिंग भी कह सकता हूँ, जैसे जैसे इसको कहते हैं बगीचे की खेती। जैसे आप देखेंगे जो वाइन यार्ड्स होते हैं, वाइन यार्ड्स माने जो ग्रेप के जो खेत होते हैं वो बाग टाइप दिखेंगे क्योंकि वैसे लटके हुए होते हैं। ठीक है, कि आपको पूरी रेलिंग होगी, उस पर ग्रेप्स लटके हुए होंगे तो ऐसा लगेगा पूरा बगीचा हो रखा है वो, जैसे ऑर्चर्ड फार्मिंग कहते हैं। ये समझ में आ गया हमें? चलिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मेडिटेरियन क्लाइमेट में पढ़ने के लिए। इट इज फेमस फॉर वाइन, शैंपेन, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। जहां पे ग्रेप्स हो रहे हैं वहां पे वाइन होनी ही होनी है। चलिए, इसके बाद हम बीच में जाते हैं। कौन हाइपोथेटिकल क्लाइमेट के बीच में कौन सा क्लाइमेट है जी? स्टेपी। इसको मैं अगर मैं बोलूं, जो टिपिकल नेम है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड। टेम्परेट कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड को मैं बहुत ही फेमस टर्म यूज करता हूं, स्टेपी ग्रासलैंड। ठीक है, समझ में आई हमें? क्या हुआ बताइए? क्या हुआ? टेम्परेट, हाँ, ये नेक्स्ट क्लाइमेट है, नेक्स्ट क्लाइमेट है। ये कहाँ पे था मैं बता दे रहा हूँ, जो जिन्होंने पहली क्लास नहीं की हुई है। ये इक्वेटोरियल था, डिजर्ट, सूडान, मॉनसून, ठीक है, ये मेडिटेरियन है ना। ये हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेपी। इसके अंदर चाइना आता है, यहाँ ब्रिटिश आता है, यहाँ साइबेरियन आता है, यहाँ लॉरेंशियन आता है, यहाँ पोलर आता है। अभी हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं स्टेपी पर। ठीक, अभी जस्ट हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? मेडिटेरियन। ठीक, ये वार्म टेम्परेट जोन में आता है, बीच में आ रहा है मेरा स्टेपी। ठीक है, इससे देखिए नीचे हम लोग हमने एक पढ़ा था नीचे, सूडान, ये सवाना क्लाइमेट। इसमें टेम्परेचर का कैरेक्टरिस्टिक बताइए और रेनफॉल का कैरेक्टरिस्टिक बताइए मुझे। रेनफॉल कैसी होती है? मैंने आपको बताया था कि सूडान क्लाइमेट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन इक्वेटोरियल एंड डिजर्ट। ये मैंने बताया था। इसको आप ऐसे देखना चाहें तो ऐसे भी देखिए, बीच में पड़ रहा है सूडान, इसके डिजर्ट और इक्वेटोरियल के बीच में पड़ रहा है। तो माने ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो गर्म है, इक्वेटोरियल और डिजर्ट के बीच में पड़ा है, टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन बारिश इक्वेटोरियल से कम हो रही है। हाँ, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहां पर टॉल ग्रास और शॉर्ट ट्रीज मिल रहे थे। घास का रंग क्या था बेटा? भूरा था, ऊंची घास थी, उसमें न्यूट्रिशन नहीं था। ऐसा हो क्यों रहा था कि जो भी बारिश गिर रही थी वो एवापोरेट हो जा रहा था पानी, तो मिट्टी में मॉइस्चर बची नहीं। सब लॉजिकल चीज है। देखिए यहां पर ये बीच में किसके है? इक्वेटोरियल डिजर्ट के बीच में, डिजर्ट के पास जा रहा है, मतलब रेनफॉल कम हो गई, टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो भी बारिश गिरी वो एवापोरेट हो जा रही है, तो प्लांट्स के लिए कुछ बच ही नहीं रहा, जिसकी वजह से घास में जान नहीं है और झाड़ीदार पेड़ हो रहे हैं। हालांकि हम लोग सवाना ग्रासलैंड को ग्रासलैंड कहते हैं, सवाना क्लाइमेट को, लेकिन दैट इज नॉट अ करेक्ट टर्म, क्योंकि कहीं कहीं मुझे पेड़ मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेपी क्लाइमेट में क्या हो रहा है या वार्म कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में क्या हो रहा है, जिसमें स्टेपी कह रहा हूं। अब देखिए कहां पे पड़ रहा है हमारा? वार्म
टेम्परेट रीजन में पड़ रहा है, टेम्परेट रीजन में पड़ रहा है। टेम्परेट रीजन में सन रेज सीधी पड़ती हैं, स्लैंटिंग पड़ती हैं? स्लैंटिंग पड़ेंगी, इंसुलेशन कम पड़ेगा, गर्मी कम पड़ी, एवापोरेशन कम होएगा। कॉन्टिनेंटल रीजन है, बारिश कम हो रही है, बारिश कम हो रही है, लेकिन एवापोरेशन भी कम हो रहा है। बारिश कम हुई, एवापोरेशन भी कम हुआ, जिसकी वजह से मिट्टी में इतना मॉइस्चर रहता है कि घास को सपोर्ट हो जाता है, लेकिन इतना मॉइस्चर नहीं हो पाता कि पेड़ हो जाए। लेकिन मॉइस्चर इतना है कि घास हो जाए, इसीलिए यहां पर घास बड़ी अच्छी होती है। बताइए, समझ में आया हमें? कोई इसमें दिक्कत? सवाना में क्या क्या हुआ और स्टेपी में क्या हो रहा है? सवाना में क्या हो रहा है? सूडान में मेरा टेम्परेचर भी ज्यादा है और रेनफॉल कम है, जिसकी वजह से एवापोरेशन हो जा रहा है और सॉइल मॉइस्चर वेरी लो। बताइए, सही बात? स्टेपी में क्या हो रहा है? देखिए, स्टेपी में टेम्परेचर लो है, रेनफॉल भी लो है, एवापोरेशन लो, सॉइल मॉइस्चर सफिशिएंट फॉर ग्रास। तो यहां पर घास कैसी होगी? न्यूट्रिशियस होगी, उसमें पोषक तत्व बहुत होंगे, मिट्टी में जान होगी। मिट्टी में पानी है तो जान है, मिट्टी में जाना तो मेरे को घास अच्छी मिल रही है, हरी घास मिलेगी। और यहां पर मीलों मीलों दूर तक सिर्फ मुझे घास के मैदान दिखेंगे। समझ में आया मुझे? स्टेपी, सूडान, सवाना और स्टेपी, सूडान या सवाना और स्टेपी में फर्क क्या आ रहा है? ये बस थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है, रेनफॉल दोनों में सेम हो रही है, कम हो रही है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर ज्यादा था तो एवापोरेशन ज्यादा हो जा रहा था। यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो एवापोरेशन कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी में मॉइस्चर रह रहा है, जिसकी वजह से मेरी ग्रास अच्छी हो रही है, न्यूट्रिशियस हो रही है। दिस इज द क्लाइमेट। हम लोग जो वहां पे पढ़ेंगे ना, पूरा पढ़ना ही नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा बताओ, जिसे हमने सवाना सूडान में पढ़ा था, जब घास में जान नहीं है तो डेयरी इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री हो सकती है। इसलिए यहां पर जो जेबू एनिमल्स को पालते थे तो उनको जीवन निर्वाह के लिए पालते हैं, ठीक है? मतलब उनसे काम वाम करवा लिया, दूध पी लिया, ब्लड पी लिया, वो बात अलग है, उसका कोई कमर्शियल यूज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो घास, स्टेपी में घास में दम है, तो यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री अच्छी हो सकती है, मीट इंडस्ट्री अच्छी हो सकती है। तो ये मेरा डेयरी इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री का सेंटर है वर्ल्ड का, स्टेपी ग्रासलैंड्स। स्टेपी ग्रासलैंड्स क्या? टेम्परेट कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड्स। बताएं, समझ में आया हमें? रब करूं मैं? अब हम देखते हैं इस ये टेम्परेट कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहां कहां पर स्थित हैं। सेटअप हो रहा है।
ठीक है। वैसे फिगर फीस नहीं बना। ठीक है, ये है देखिए। कहीं और लिखते हैं, एक सेकंड। ठीक है, क्या क्या नाम है? चाइना के पास जो है वो क्या है? मंचूरिया। ठीक है। सेंट्रल एशिया में क्या नाम है? स्टेपी। हंगरी में क्या नाम है? पुस्ताज, ये हंगरी प्लेन है। नॉर्थ अमेरिका में प्रायरी, पंपाज, वेल्ड। याद है मैंने बुशवेल्ड बताया था? बुशवेल्ड माने सवाना, वेल्ड माने टेम्परेट ग्रासलैंड्स, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम है? डाउन्स। ठीक है। न्यूजीलैंड में क्या नाम है? कैंटरबरी प्लेन एंड तारानाकी प्लेन। तारानाकी को हम लोग अक्सर अगर हम पढ़े ना हो तो हम जापान करके आ जाएंगे, जापानीज टर्म है तारानाकी, बट दिस इज द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है। नहीं 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 बेटा, ये चीज ना बहुत है। ये क्लाइमेट का नाम क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड। उसमें एक एग्जाम्पल है मेरा स्टेपी। लेकिन चूंकि ये इतना फेमस है कि पूरे क्लाइमेट को हम लोग स्टेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्लाइमेट क्या है? टेम्परेट कॉन्टिनेंटल। देखिए बीच में है तो कॉन्टिनेंटल हो गया, और टेम्परेट लॉन्गिट्यूड में है तो नाम क्या आ गया? टेम्परेट कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड। आप लोग हाइपोथेटिकल क्लाइमेट निकाल के देखेंगे तो उसमें क्या है? टेम्परेट लैटिट्यूड में पड़ रहा है, मध्य अक्षांश में पड़ रहा है, और महाद्वीप के आंतरिक भाग में पड़ रहा है ना, कॉन्टिनेंटल अंदर की तरफ पड़ रहा है। तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। बताएं। हाँ, सेम क्लाइमेट है। ये सारे क्या है? टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। देखिए ये सब बीच में पड़ रहे हैं, ये भी बीच में पड़ रहा है, ये रेन शैडो रीजन है। यहाँ पे बीच में हम देखेंगे कि ठंडा करंट बहता है, ये भी मतलब कॉन्टिनेंटल इफेक्ट आ जाता है। डाउन्स, यहाँ पे भी बारिश नहीं होती है,
ताराना की कैंटरबरी प्लेन। ये सारे क्या रीजन है, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल के क्लाइमेट के एग्जाम्पल हैं। कौन से एग्जाम्पल हैं, मंचूरिया, स्टेपी, पुस्तास, प्रेरी, पेम्पास, वेल्ड, डाउन्स, ताराना की कैंटरबरी प्लेन। सीरीज से याद करिएगा, एपिसोड याद करें कभी याद नहीं होगा, सीरीज से याद करिएगा कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। मंचूरिया कहाँ है, चाइना में है। पुस्तास सेंट्रल एशिया, हंगरी, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये साउथ अफ्रीका की तरफ आ रहा है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ताराना की कैंटरबरी प्लेन कहाँ पर है, न्यूजीलैंड। वेरी इजी टू रिमेम्बर, लेकिन हम लोग गलती क्या कर जाते हैं, सीरीज से याद नहीं करते हैं। और स्टेपी इज जस्ट एग्जाम्पल, लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है, इस सबको हम लोग, ये मिसनोमर है, किताबों में गलत लिख देते हैं स्टेपी क्लाइमेट। स्टेपी क्लाइमेट कोई नहीं है, स्टेपी इज एग्जाम्पल। हाँ, क्लाइमेट का नाम क्या है, टेम्परेट कॉन्टिनेंट, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। क्लियर हुआ। अब देखिए स्टेपी क्लाइमेट जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजें में, इन सब जगह घास कैसी है, हरी घास होगी, छोटी ग्रास। ग्रास कैसी होगी, शॉर्ट ग्रास होगी, न्यूट्रिशन, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होगी। हाँ, मिट्टी में भी जान होगी। वर्ल्ड की सबसे अच्छी मिट्टी कहां पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जिसको माना जाता है ना, उसको माना जाता है स्टेपी की मिट्टी को। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी किसको माना जाता है, स्टेपी क्लाइमेट, जो स्टेपी रीजन है। स्टेपी रीजन कहां मिलता है बेटा, सेंट्रल एशिया, वहां पर इसकी मिट्टी को हम कहते हैं चर्नोजम। क्या कहते हैं, चर्नोजम, CHERNOZEM, चर्नोजम। चर्नोजम एक रशियन वर्ड है जिसका मायने क्या है, ब्लैक अर्थ। चर्नोजम का मायने क्या होता है, और ब्लैक सॉइल किससे बनती है, हाँ? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि दोनों चीजें अलग हैं। ब्लैक सॉइल बनेगी आपकी मैग्मा, जब मतलब जो लावा जब गर्म हो जाएगा ना, जब ठंडा हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा, इग्नियस रॉक बना देगा, आग्नेय शैल, जब वो उससे मिट्टी बनेगी तो उसे मैं क्या बोलूंगा, ब्लैक सॉइल। स्टेपी में कौन सी सॉइल मिलती है, चर्नोजम। इसका मायने क्या होता है, ब्लैक अर्थ। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लैक सॉइल इज डिफरेंट, ब्लैक अर्थ इज डिफरेंट। नहीं, मैंने आपको क्या बताया, ये सारे सेंटर्स हैं, यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ से होता है। ठीक है, डेयरी या मीट प्रोडक्शन। अभी इनमें उसी टॉपिक पे मैं आ ही रहा हूँ। जो आपको सवाल है ना कि क्या स्टेपी है, क्या प्रेरी है, कि डाउन्स है, कि ताराना के प्लेन है ना, ठीक है, वो उसी पे आ ही रहा था मैं। आज जो आपका सवाल है, यहाँ तो समझ में आ गया हमें। सबसे उपजाऊ मिट्टी कहाँ की है, स्टेपी। कौन सी मिट्टी है, चर्नोजम इज अ रशियन वर्ड विच मीन्स ब्लैक अर्थ। ठीक, अब जो प्रोडक्शन होता है वो नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड करता है और ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन जो है किस पे डिपेंड करेगा, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। यहां पर नेचुरल रिसोर्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना डेवलपमेंट नहीं है। रशिया, यूएसएसआर के रीजन ही तो है, कंट्रीज ही तो है यहाँ पर, उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो वो इसको सही से यूज नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो मिट्टी आती है वो कहाँ की आती है, प्रेरी। प्रेरी की सॉइल इससे अच्छी नहीं है, इससे अच्छी मतलब इससे खराब है। लेकिन यहां पर कौन है, यूएसए है, कनाडा है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डेवलप कंट्रीज। हाँ, पूरी टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, पूरा ह्यूमन रिसोर्स लगा देते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होगा, डेयरी मीट का, यहां पे होता है। फिर कहां पे होता है,
मतलब ये दोनों कंपटीशन में रहते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और प्रेरी रीजन, मतलब प्रेरी, डाउन और कैंटरबरी प्लेन, तारानाकी प्लेन, ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रीजन में आते हैं डेयरी और मीट में। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे आप लोग? बाद में हम देखेंगे डेनमार्क का भी प्लेस है डेयरी में, डेनमार्क का भी प्लेस है। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? इन रीजन्स की बात कर रहे हैं। बताएं, क्लियर हुआ? अगर मैं नेचर के कंटेक्स्ट में देखूं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां से होना चाहिए था? स्टेपी में, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। प्रेरी रीजन, डाउन्स, कैंटरबरी, तारानाकी रीजन, यहाँ पर ये सारे क्या हैं? डेवलप्ड रीजन्स हैं। तो नेचुरल रिसोर्स अगर कम है, लेकिन कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है इसके मुकाबले, स्टेपी के मुकाबले, लेकिन टेक्नोलॉजी कितना सा यूज करते हैं ये लोग, लार्ज स्केल फार्मिंग करते हैं। हाँ, मतलब बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्रोडक्शन इनका बहुत ज्यादा हो जाता है। बताएं, क्लियर हुआ? ये हमने देख लिया। यहाँ पर ट्रीलेस रीजन होगा, यहाँ पर मीलों मील तक मुझे कोई पेड़ दिखाई नहीं देगा। पशुपालन किया जाता है, यहाँ पर कैटल रैंचिंग की जाएगी, लेकिन पशुपालन किसके लिए किया जाता है? कमर्शियल बेसिस पे, कमर्शियल लेवल पे किया जाता है, ना कि सबसिस्टेंस लेवल के लिए। आर्थिक स्तर पर किया जाता है, ना कि जीवन निर्वाह स्तर पर किया जाता है। समझ में आ गया हमें? पंपास क्या है बेटा? पंपास, लानोज, कंपोज, सेल्वाज, बेलुकर, लदांग, सारे टर्म्स हमें याद हो रहे हैं? ठीक है, इनको हम लोग प्रेरी रीजन है ना, प्रेरी रीजन, इसको मैं ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहता हूं, माने कि विश्व का अनाज भंडार, अनाज उत्पादन क्षेत्र, जहां पे हम लोग अपना अनाज रखते हैं उसे ग्रेनरी कहते हैं। तो विश्व का अनाज भंडार किसे कहेंगे हम लोग? प्रेरी को। इन दिनों सभी को कहेंगे, पर्टिकुलर किसे कहते हैं? प्रेरी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट इतना ज्यादा है, तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। क्लियर हो गया? बताएं। अब देखिए कुछ हम लोग ट्राइब्स पढ़ लेते हैं। एशिया में स्टेपी वो है, स्टेपी में मंगोल्स तो रहते ही थे, मंगोल्स यहीं से तो निकले ना? अच्छा बताइए, मंगोल्स ने पूरे विश्व में अटैक क्यों किया? हा? क्यों समस्या हो गई थी? भाई फर्टिलिटी तो बहुत ज्यादा थी स्टेपी में। हाँ, फर्टिलिटी डिक्लाइन की गई थी, फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई थी, प्रोडक्शन कम हो गया था यहाँ पर। तो मंगोल्स कहाँ गए? चाइना, यूरोप, इंडिया। क्वेश्चन आएगा, ये मेंस में आ जाएगा कि भाई कोई ट्राइब है मंगोल्स इंडिया में कहां तक आ गए थे? मंगोल्स इंडिया में कहां तक आ गए थे? गंगा प्लेन तक आ गए थे? ब्लैंक रहेंगे। इंडस रिवर तक आ गए थे वो लोग, सिंधु को क्रॉस कर जाते, पूरा इंडिया तबाह कर देते वो लोग। लेकिन उस समय जब मंगोल आए थे तो इसमें इंडिया में कौन था राजा? ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे। मूवी नहीं देखी अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी था उस समय, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्परर। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो अभी इंडिया की हिस्ट्री कुछ और होती। क्यों?
जहां जहां मंगोल जाते हैं वहां पूरी तबाही मचा देते हैं ना। 80% पॉपुलेशन को मार देते थे वो लोग, सिर्फ 10% पॉपुलेशन रहती थी, 10-20% सबको मार देते थे वो लोग। तो इंडिया में बहुत तबाही होती। जैसे तो जब तिमूर आया था तो बहुत, मतलब दिल्ली को मैसेकर हुआ था ना, वैसे ही अगर ये होता तो वो उससे ज्यादा मैसेकर करते। बच गए हम लोग। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा कि कब आया, तो उसमें इंडिया में कौन था और ये किस नदी घाटी तक पहुंचा। सिंधु की भी नदी घाटियां थी ना, तो वो आप हिस्ट्री में देखिएगा। ये मेरा सही नहीं, क्योंकि मैं एकदम एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ज्योग्राफी की चीज हिस्ट्री में देखिए अप्लाई होती हैं। मुझे ज्योग्राफी की नॉलेज है तो वो हर जगह काम आएगी। क्लियर हो गया चीज ये? बताएं, सारी चीजें हम लोग को याद हो गई? अगर मैं इसको रब करूं सारे क्लाइमेट्स बता देंगे, सारे ग्रासलैंड्स हैं? बताइए, आप बताइए सारे ग्रासलैंड्स। रीजन में मंचूरिया, जी और फिर सेंट्रल एशिया में टर्की, जी और रीजन के जी और नॉर्थ अमेरिका में ब्राजील, एंड साउथ अमेरिका में नहीं आ रहा, बाद में वेल था, फिर डाउन था, देन कैंटरबरी था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप एक बार रिपीट कर दीजिए, आप रिपीट कर दो बेटा। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी था, कंपास था साउथ अमेरिका में, और उसके बाद साउथ अमेरिका में सबका बिल्ड, और न्यूजीलैंड में सब कैंटरबरी था, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। तारानाकी नहीं, अलग अलग है। न्यूजीलैंड में 2 प्लेन्स हैं, कैंटरबरी प्लेन और, मैंने और नहीं लिखा था, मैंने क्या लिखा था, कैंटरबरी प्लेन एंड तारानाकी प्लेन, ठीक है। स्टेपी में कौन सी ट्राइब है? मैंने कौन सी ट्राइब बताई आपको स्टेपी में? किर्गिज बताई ना? नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है। एक तो मैंने बताया था मंगोल्स, एक और ट्राइब यहाँ पर है किर्गिज। किर्गिज को हम लोग तार तार पीपल भी कहते हैं। तार तार पीपल, तार तार माने कि जिनको किसी से डर नहीं, फियरलेस पीपल। तार तार लोकल वर्ड है, हिंदी में मत समझिएगा। तार तार ये वहां की लोकल लैंग्वेज में वर्ड है, जिसका मायने क्या होता है? फियरलेस। ट्राइब का नाम क्या है? किर्गिज। किर्गिज का एक इन्वर्टेड कॉमा में किर्गिज को हम क्या कहते हैं? तार तार पीपल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि तार तार पीपल किन्हें कहते हैं, तो 4 ट्राइब के नाम दे दिए थे। इजी टू आंसर था ये, बस मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता हो। किर्गिज कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेपी रीजन में, ठीक है। कजाकिस्तान में कौन पाया जाएगा? कजाक्स पाए जाएंगे, इजी टू रिमेम्बर। कजाकिस्तान में सेंट्रल एशिया में है, कजाक्स पाए जाएंगे वहां पे। वहीं पे कालमुक पाए जाएंगे, कालमुक। तो याद रखिए, किर्गिज, कजाक, कालमुक। किर्गिज, कजाक और कालमुक। किर्गिज को क्या कहते हैं हम लोग? बताएं। सेंट्रल एशिया में एक और है, कालमुक। कालमुक, ऐसे मुख मत लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मीट पैकिंग, मीट इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है। मीट इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी रीजन, बहुत अच्छा रीजन है ये। हाँ, साउथ अमेरिका में जो अर्जेंटीना रीजन है वहाँ पर जो वो है टेम्परेट ग्रासलैंड्स का नाम क्या है? पैम्पास। तो यहाँ पर मीट पैकिंग स्टेशन है, मतलब ऑटोमेशन पे है कि आप वहाँ पे एनिमल को एंटर करवाइए, और जब एनिमल बाहर आएगा तो स्लॉटर करके पीसेस पीसेस में आपको पैकेट में वो आ जाएगा, पूरा एक्सपोर्ट कर दीजिए आप, ठीक है। मतलब आपने उसमें मैन्युअली कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेशन पे है। बाद में रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में पूरा मीट, प्रोसेस्ड मीट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीट पैकिंग इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? फ्रिगेरिफिकोस। क्या कहेंगे? फ्रिगेरिफिकोस।
फ्रिगेरिफिकोस, ठीक है। फ्रिगेरिफिकोस माने बाद में जाके हम जब कॉफी पढ़ेंगे तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, फजेंडा। क्या? फजेंडा, दैट इज कॉफी स्टेशंस, ठीक है। नहीं, फजेंडा कॉफी स्टेशन है या वूल पैकिंग है, देखा से कॉफी है। चलिए अभी इस पे ध्यान दीजिए, जब वो वर्ड आएगा फजेंडा तो मैं याद आ जाएगा वो। फ्रिगेरिफिकोस क्या है? मीट पैकिंग इंडस्ट्री। विद दिस मेरा क्या टेम्परेरी राशन खत्म है। क्या क्या पॉइंट याद करने हैं मुझे, आप लोग एक बार जल्दी से रिमाइंड करा दीजिए बेटा। आप चाय बोल दीजिए, जल्दी से रिमाइंड कराइए। शॉर्ट, हाँ ठीक है, ठीक। इंडस्ट्री डेवलप, पहले तो ये बताइए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, ऐसे बताइए। और वहाँ पे जो रेनफॉल भी कम होती है, उसकी वजह से लोकेशन भी कम होता है, तो इसकी वजह से जो सॉइल होती है वो मॉइस्चर में रहता है, इस वजह से वो इतना मॉइस्चर रहता है कि घास हो पाती है, ट्री सपोर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। ये हो गया। सारे क्लाइमेट, सारे रीजन्स के नाम बता दो बेटा आप, कहाँ कहाँ पाया जाता है, फिर जल्दी से कवर कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट। टैपी सेंट्रल एशिया, मूवी में स्टार्स और प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पैम्पोस, और ब्रेड पाई जाती है अफ्रीका में, डाउन अमेरिका में। ठीक है, और बताइए यहाँ पर और क्या क्या ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? कजाक, किर्गिज कजाक और कालमो। किर्गिज का माने तारतार पीपल। यहाँ पर मीट का है और डेयरी का है, वीट प्रोडक्शन भी हो जाएगा, इसी में बताना भूल गया आप लोगों को। डेयरी तो हो गया, और क्या हो गया? मीट पैकिंग हो गया, क्लियर है। मीट इंडस्ट्री हो गई, और मीट पैकिंग के लिए यहाँ पर स्टेशन, काली बना दो, काली बनवा दो, काली बनवा दो, ठीक है। और यहाँ पर मीट पैकिंग इंडस्ट्री है, जिसको हमने क्या बोला, एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, यहाँ पर घास के मैदान है, तो जो जहां पे घास के मैदान अच्छे हो रहे हैं वहां पे अब आजकल क्या हुआ है, घास काट के घास के मैदानों पर गेहूं की खेती की जा रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन बहुत हाई स्केल पे होता है। तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? गेहूं का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, मक्का का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं लोग, मेज। पता है मक्का का प्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या है इसका? कैटल्स को खिलाते हैं, ये पिग्स को खिलाते हैं ये लोग। मेज का प्रोडक्शन जैसे हम लोग अपना खाने के लिए करते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैटल्स को खिलाना, ताकि जो पिग्स हैं उनका जो बॉडी वेट है वो बहुत हाई हो जाए, तो उनसे एक हाई क्वालिटी का मीट जनरेट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया जी? बंद आज क्लास क्या था? आपको इंडिविजुअली जाना है? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी आधे घंटे क्लास है वो ऑनलाइन देख लीजिएगा बाद में, ठीक है जी। जी बताओ। सर, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप का मतलब क्या होगा कि ऐसी क्रॉप जिसमें पानी का प्रयोग कम हो? सबसे कम ना, सबसे कम नहीं, एफिशिएंट माने कि जिसमें पानी का उपयोग बहुत ज्यादा हो। हाँ भाई, कल का क्वेश्चन है ये, मतलब समझे? एफिशिएंट का माने क्या है, मैंने आपको समझो, मतलब थोड़ा सा ज्ञान दिया और बहुत सारी चीजें, हम थोड़ा सा पानी लगाया बड़ा प्लांट हो गया। एफिशिएंट वो होता है कम लगाना, ज्यादा उत्पादन होना। एफिशिएंट कम माने खूब लगा रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है। बात समझे? इंग्लिश मतलब लैंग्वेज में खेल गए वो लोग। हाँ, सवाल यही था, ये ऐसा पौधा बता, जाओ बताओ जाओ, ऐसा पौधा बताओ जिसमें खूब पानी लगाए लेकिन प्रोडक्शन इतना ना हो पानी के कंपैरिजन में। हा? तो वो क्वेश्चन ही वो था कि बच्चे दो पार्ट में कंफ्यूज होते हैं, एक तो वो लैंग्वेज पार्ट में, और दूसरा चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं। जो ड्राई रीजन है वहां पर तो वो तो एफिशिएंट है ही, जो ड्राई रीजन में क्रॉप है जैसे ज्वार बाजरा जो दिया हुआ है, हाँ
हाँ, वो कल मैं डिस्कस करेंगे वो, ठीक है, जब कल डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को काफी हेल्प रहेगी वो, ठीक है। तो ये बात है। तो मैं आप लोगों को बताया था मेज का क्या यूज है, कैटल्स को करने के लिए, और यहां पर लार्ज स्केल वीट फार्मिंग की जाती है। लार्ज स्केल माने बड़े बड़े फार्म बनेंगे और मशीन के बेसिस पर गेहूं लगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है। बताएं, अगर एक चीज है, इंडिया में खेत कैसे होते हैं, नेचर छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं, और यहां पर लेबर लगता है ज्यादा कि मशीन लगती है ज्यादा, लेबर लगता है, ठीक है। पर कैपिटा प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा होता है, सॉरी पर एरिया प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा होता है यूएसए के मुकाबले। लेकिन वहां पर रीजन इतना बड़ा यूज कर लेते हैं वो लोग कि जैसे मैं बोलूं प्रोडक्टिविटी इंडिया में ज्यादा है, उत्पादकता इंडिया में ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन यूएसए में ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा एरिया यूज करते हैं, लार्ज स्केल फार्मिंग करते हैं वो लोग। ठीक है, रहने दीजिए, ठीक 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 है। वहां पे यूएसए में क्या हो रहा है, लार्ज स्केल फार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। इंडिया में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। सब कंफ्यूज कर रहा हूं मैं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? क्लियर चल रहा है? तो विद दिस हमारा टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कवर होता है। अब नेक्स्ट कौन सा बचा? मेडिटेरियन हो गया। अब चाइना बचा। चाइना में सिर्फ हमने एक चीज याद करनी है, वो मैं आप लोगों के सामने बना दे रहा हूं, आप लोग उसको याद कर लें। नेक्स्ट क्या है मेरा? चाइना क्लाइमेट, ठीक है। इस पूरे में हम लोगों ने सिर्फ एक चीज याद करनी है, ठीक है। ये हो गया। क्लियर हो गया? बस इतना पढ़ना है हम लोगों ने। चाइना टाइप क्लाइमेट इधर पड़ रहा है, कॉन्टिनेंट के ईस्ट में पड़ रहा है, टेम्परेट रीजन है, मध्य अक्षांशीय रीजन है, वार्म क्लाइमेट है, और कहाँ पड़ रहा है? कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पड़ रहा है। यहां पर हवाएं कौन कौन सी बह रही हैं देखेंगे इधर? हरिकेन, टाइफून, ठीक। टाइफून इज सिमिलर टू इंडिया में जो साइक्लोन आता है उड़ीसा कोस्ट पर, उसको चाइना में क्या कहते हैं? चाइना सी में टाइफून कहते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या कहते हैं? हरिकेन। गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या कहते हैं? हरिकेन। ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी में से हम क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। जो इंडिया में यहां पर टाइफून हिट, साइक्लोन हिट करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन उड़ीसा कोस्ट और वेस्ट बंगाल, मेनली उड़ीसा कोस्ट पर, इसे हम साइक्लोन कहते हैं इंडिया में। साउथ चाइना सी में क्या कहते हैं? टाइफून। गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या कहते हैं?
हरिकेन। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ऐसे फनल शेप का बवंडर आता है, देखा कभी? नोटिस है? मैं आपको जिन्होंने नहीं देखा है उनको दिखा देता हूँ कि टोर्नेडो आपको दिखेगा कैसे, वो हर समय याद रहेगा आप लोगों को। जो मेरे ख्याल नेट कनेक्शन नहीं आ रहा है, सभी लोग अपना फोन निकाल के देख लें, टोर्नेडो को देखिए एक बार। आ गया? देखिए, दिख रहा है? देखिए, मैंने बताया फनल शेप आएगा, बवंडर आता है, ये बहुत बड़ा बवंडर आता है। आप लोग ऐसे हल्का फुल्का गर्मियों में इंडिया में भी देखते होंगे, छोटी सी ऐसे ऐसे, हाँ, बवंडर सा बन जाता है। ये लार्ज स्केल होता है। देखिए फनल शेप होगा, इसके रास्ते में कुछ भी चीज आएगी उठा के ये ऊपर ले जाएगा और बहुत मतलब मीलों दूर जाके इसको गिर जाएगा ये। ठीक है, इतने इसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि अगर किसी ये यहाँ से निकल जाए ना, इसके ऊपर से निकल जाए, पूरा का पूरा घर फाड़ते हुए निकल जाएगा ये, क्योंकि इतना बड़ा वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करेगा, पूरा का पूरा घर फट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? देखिए, दिख रहा है? फनल शेप्ड ये एक स्टॉर्म होता है। देखिए, दिख रहा है? देखिए, पूरा पूरा घर तोड़ते हुए जा रहा है। ठीक, इसे हम टॉर्नेडो कहते हैं। ये लैंड पे ओरिजिनेट होता है। हरिकेन कहाँ पे ओरिजिनेट होगा? सी पे ओरिजिनेट होगा। टाइफून कहाँ ओरिजिनेट होगा? सी पे ओरिजिनेट होगा। साइक्लोन कहाँ पे ओरिजिनेट होगा? सी पे ओरिजिनेट होगा। क्लियर हो गया? हाँ, उसके बाद नीचे आता है हम लोगों का पेम्पेरो। देखिए, पेम्पेरो आ रहा है, बर्ग आ रहा है और सदरली बस्टर आ रहा है। तो ये हमारी कहाँ बह रही है? अर्जेंटीना साइड बह रही है, और पेम्पेरो अर्जेंटीना साइड, बर्ग मेरी बह रही है साउथ अफ्रीका साइड, और सदरली बस्टर ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ये सारी ऑफशोर हैं, अपतटीय हैं। हाँ, ड्राई नेचर होता है, बारिश कब नहीं करती, ड्राई नेचर होता है और ये बारिश नहीं करती। बताएं। जी, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। पेम्पेरो कहाँ पे बहती है? अर्जेंटीना यूरुग्वे। अर्जेंटीना कहाँ पे? अर्जेंटीना और यूरुग्वे बहती है। ठीक है, यहाँ पे बह रही है तो ये वार्म नहीं हो, कोल्ड होगी। नीचे की साइड बह रही है, कोल्ड विंड है, और अर्जेंटीना यूरुग्वे साइड बह रही है। बताएं, क्लियर हो गया? ऑफशोर है तो इतनी बारिश नहीं करेगी, लेकिन बारिश नहीं करेगी इतनी ज्यादा, लेकिन इससे मतलब ये धूल को लेके चलेगी और थोड़ा सा तूफानी माहौल लेके आती है। ये सारी ऑफशोर है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गई मेरी कौन सी? पेम्पेरो। फिर नेक्स्ट कौन सी आ रही है मेरी? बर्ग आ रही है। ये कहां से बहती है मेरी? साउथ अफ्रीका के साइड पे बहती है। दिस इज अ हॉट ड्राई विंड, दिस इज अ हॉट ड्राई विंड। ये अगर मैं देखिए, ये अगर यहां पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये अफ्रीका का थोड़ा सा मैंने बनाया है, थोड़ा सा ऊपर साइड में है कॉन्टिनेंट। अफ्रीका थोड़ा सा ऊपर की साइड में है। अपना वर्ल्ड मैप ओपन करिए सभी लोग, और अफ्रीका का ये देखिए, और अर्जेंटीना देखिए। अर्जेंटीना थोड़ा नीचे की साइड होगा, साउथ अफ्रीका थोड़ा सा ऊपर की साइड में है। वो थोड़ा सा यहाँ बनाने में गड़बड़ी हो गई है। वर्ल्ड मैप ओपन करिएगा पीछे एकदम लास्ट में, आप लोग ये चीज देखिएगा, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना को मैच करिए। अर्जेंटीना नीचे की तरफ है इन कंपेरिजन टू साउथ अफ्रीका। यहाँ बनाने में थोड़ा सा इशू हुआ है स्केलिंग पे, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। पेम्पेरो
कोल्ड विंड है, बर्ग हॉट विंड है, हॉट ड्राई विंड है। ये कोल्ड ड्राई विंड है, बर्ग इज अ हॉट ड्राई विंड। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की साइड में इक्वेटर के पास की तरफ आ रही है, तो ये हॉट ड्राई विंड हो गई। सदर्ली बस्टर फिर से नीचे की तरफ आ गई, दिस इज ऑल्सो कोल्ड विंड। ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ है ना काफी, दिस इज द कोल्ड विंड। बताएं, बताएं, क्लियर हुआ? मुझे इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है और कुछ मत पढ़िएगा, सब चाइना क्लाइमेट की विंड्स हैं। टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, पैम्पेरो, बर्ग, सदर्ली बस्टर, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो वाई टू रीड एक्स्ट्रा। बताएं, यहां तक कोई डाउट हो बताइए। नेक्स्ट क्लाइमेट कौन सा आता है हाइपोथेटिकल क्लाइमेट में? कूल टेम्परेट रीजन में आ गए हम लोग, और वेस्ट साइड में कौन सा क्लाइमेट है? ब्रिटिश। मैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं रेफरेंस ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल क्लाइमेट का, जो जस्ट मैंने बनाया भी था। हाइपोथेटिकल क्लाइमेट का रेफरेंस लेके मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। वी हैव रेड दिस वन, अरे देखो उल्टा बन गया, टेढ़ा बन चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इज ब्रिटिश। ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, हॉट डिजर्ट, सवाना सुडान, मॉनसून, मेडिटेरियन, स्टेपी, चाइना। अब हम लोग कहां पर आ गए? ब्रिटिश में आ गए। ठीक है, ये क्या टेम्परेट है? कूल टेम्परेट है। ये क्या है मेरा? ये जो रीजन है, दिस इज क्या है? दिस इज कूल टेम्परेट ना। तो ब्रिटिश कहां पे? कूल टेम्परेट में, कॉन्टिनेंट के ईस्ट में, मिडिल में कि वेस्ट में? वेस्ट में है। इसके नीचे कौन सा था? साउथ में बेटा 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर जो यहाँ पे 5 नंबर जो लिखा है मैंने, मेडिटेरियन है। मेडिटेरियन क्लाइमेट सिर्फ सर्दियों में वेस्ट इंडीज के इन्फ्लुएंस में आता था। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, चाहे प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ब्रिटिश क्लाइमेट हर समय सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में हर समय रहेगा। तो दिस क्लाइमेट इज अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। इसीलिए मैं हर समय कह रहा था कि अगर मुझे प्रेशर बेल्ट ध्यान है तभी आगे की चीज मैं समझ सकता हूं। वो मेरा बेस था, उस बेसिस पे मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है? मेडिटेरियन क्लाइमेट वो सिर्फ विंटर्स में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में आता है, मतलब वेस्टर्लीज के इफेक्ट में आएगा। बट मेरा जो ये है ब्रिटिश क्लाइमेट, इट इज अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। ठीक है, तो वेस्टर्लीज क्या है? ऑनशोर हैं, जो सागर की पानी लैंड पे गिराती हैं, तो यहां साल भर बारिश हो सकती है। इसीलिए कहते हैं ब्रिटिश हैज नो क्लाइमेट बट ओनली वेदर। क्या मायने क्या है अगर मैं ये बोलूं? क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म होता है और Very वेदर good. शॉर्ट टर्म होता है। हाँ, तो इसका कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। जैसे मैं समझिए, आप भी, आप में से, हम या मेरे में से, हम में से कोई भी छाता लेके नहीं आया। क्यों नहीं लेके आया है? क्योंकि हम सुबह सुबह उठे, हमें मौसम साफ दिखा, तो हमने क्या अंदाजा लगा लिया? आज दिन में बारिश नहीं होनी, और हमारा एक्सपीरियंस से ये साबित भी होता है। ठीक है, तो कोई भी छाता लेके नहीं आया ना, या कोई भी जैकेट लेके नहीं आया है, क्योंकि अभी सबको पता है टेम्परेचर कैसा होना है इंडिया में। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है।
ब्रिटेन में इसीलिए आप देखते होंगे ब्रिटिश मूवीज में हर एक के पास छाता हर समय रहता है। रोल्स रॉयस जो गाड़ी है उसमें छाता का प्रोविजन है कि आप छाता रखिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आप कभी भी बता नहीं सकते, वहां पे आप कभी भी नहीं बता सकते कि कब बारिश हो सकती है कब नहीं हो सकती। तो वो वाला प्रोविजन मिल गया ना सब बच्चों को सर, ऑनलाइन का प्रोविजन। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ना इस मामले में, हाँ वहां दिखता होगा ना, कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब ये है कि सब लोग जो भी बच्चे हैं वो ऑप्शन है तो यहाँ पे आइए, ज्यादा लोग रहते हैं तो अच्छा रहता है, मतलब वो आप यू फील मोटिवेटेड, ठीक है। ऑनलाइन नहीं दिया था, हाँ लास्ट टाइम ऑनलाइन नहीं था, पिछली बार हुआ था। आप तो थी ना, आपने की थी, नहीं थी। आपने कोई क्लास जो एनवायरनमेंट अटेंड किया आपने? एनवायरनमेंट और डिजास्टर। आपने डिजास्टर किया है? नहीं आप लोग तो सिंसियर हो, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी सिंसियर है लेकिन वो घर में बैठ के सिंसियर हो रहे हैं ना, 1 घंटे बाद होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग ब्रिटिश का बात डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया, जो ब्रिटिश क्लाइमेट है वो इट इज इन अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। ये हर समय किसके बीच में रहेगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर साल भर 25 पवन बहती हैं जो बारिश लाती हैं। कभी भी हवा का झोंका आ सकता है और पानी लेके आएगा, इसलिए यहाँ पर आप कभी नहीं कह सकते कि मौसम कैसा होने वाला है। तो इसलिए कहते हैं ब्रिटेन हैज ओनली वेदर नो क्लाइमेट। क्लाइमेट माने
15 साल का वेदर का डेटा किसी जगह का आप लें, उसका एवरेज निकालें। 15 बोला क्या, 35, सॉरी 35 साल, 30 से 35 साल का डेटा, वेदर डेटा आप निकालें, उसका एवरेज करेंगे तो क्लाइमेट बनता है वहां का। ठीक है, तो ब्रिटेन में ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, वहां पे वेदर है, क्लाइमेट का कोई कंसेप्ट इतना नहीं है। क्लियर हो गया चीज ये, यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। ठीक, उसके बाद एक चीज और, आप लोग अपने ओपन करिए वर्ल्ड मैप, ये पोल्स के ज्यादा पास में है या पोल से दूर है? इन कंपैरेटिवली मेडिटेरियन के कंटेक्स्ट में देखें तो पोल्स के ज्यादा पास में है ये ना, लेकिन यहां पर ब्रिटेन को देखो, ब्रिटेन को, बाकी मत देखिए, ब्रिटेन देखिए, ब्रिटेन देखिए, और बगल में जैसे फ्रांस देखिए, जर्मनी देखिए, स्पेन देखिए, ये सब रीजन देखिए, दिख रहा है? ये सारे रीजन्स मेरे पोल्स के बहुत पास में हैं, पोल्स के पास में है इन कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहां पर ठंडक ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये कोल्ड नहीं है लिखवाया मैंने, कूल लिखवाया है ना। यहां पर ठंडक कंपैरेटिवली कम होती है, ठंडक होती है लेकिन कंपैरेटिवली कम होती है। उसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन ये है कि यहां पर वार्म ओशन करंट बहता है। क्या बहता है? वार्म ओशन करंट। कैसे बहेगा? देखिए, एक कंटेक्स्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। बहुत रफ बना रहा हूं मैं अभी। ये मान लीजिए मेरा इक्वेटर है, ठीक, एक गर्म पानी की धारा ऐसे बहती, ठीक, हाँ, यहां से शुरू होती है, इसको मैं गल्फ स्ट्रीम कहता हूं। यहां पे क्या कहता हूं मैं? ठीक, ये आगे बढ़ के क्या हो जाती है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी आंध्र महासागर प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो देखिए, जब ये पानी ऐसे आया, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको डरिएगा नहीं, इतना मत जान लीजिए, इसके बगल से एक गर्म पानी बहता है, इसके बगल से एक गर्म पानी, गर्म सागर की जो धारा है वो बहती है, जो टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है, तो जितनी ठंडक होनी चाहिए थी उतनी ठंडक नहीं होती है, टेम्परेचर मतलब कूल रहता है, कोल्ड नहीं रहता। कूल और कोल्ड में फर्क है। जैसे रेफ्रिजरेटर में दो डोर होते हैं, नीचे कूल होता है, ऊपर कोल्ड होता है, वही चीज है कि यहां पर एक गर्म पानी की धारा बहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कूल रहता है, कोल्ड नहीं रहता। बताएं, क्लियर है? यहां पर जो वेजिटेशन है वो डेसिडुअस है। वेजिटेशन क्या है? डेसिडुअस, पतझड़ी वन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर डिस्टिंक्ट तरीके से मुझे विंटर मिलेगा, ऑटम मिलेगा, स्प्रिंग मिलेगा, समर मिलेंगे। अलग से मुझे स्प्रिंग सीजन दिखेगा, अलग से मुझे विंटर दिखेगा, अलग से। जैसे ऑटम में शुरू करता हूँ, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, अलग अलग मौसम मुझे एकदम से दिखेंगे। यहाँ पे ठंडक, शीत ऋतु बहुत ठंडी होगी, ग्रीष्म ऋतु कूल होगी। विंटर्स में ठंड ज्यादा होगी, बर्फबारी हो सकती है, होगी। क्रिसमस सेलिब्रेशन में यहीं पर देखते हैं, क्रिसमस में पूरा एकदम सब जगह बर्फ जमी हुई है, लोग बर्फ में खेल रहे हैं ना, तो वो टाइम हो गया। समर्स में यहाँ पर कूल होगा, टेम्परेचर कैसा होगा? कूल। क्लियर हुआ? ठीक।
यहाँ पर ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, अच्छा मैं एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, इन जनरल बताइएगा, आप लोगों को सबसे ज़्यादा, अगर आप रज़ाई के अंदर ना जाएं, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक आप सर्दियों में होते हैं कि जब उमस होती है, या गर्मियों में होते हैं? गर्मियों में, क्योंकि हम सर्दियों में रज़ाई में घुस जाते हैं ना। रज़ाई में ना घुसे हम लोग, तो सर्दियों में सबसे सही टेम्परेचर होता है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन फिजिकल एक्टिविटी के लिए और माइंड की एक्टिविटी के लिए, लेकिन हम लोग रज़ाई में घुस जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हो जाते हैं ना। ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, उमस में पसीना सूख नहीं रहा। हाँ, सर्दियों में क्या हो रहा है, ना पसीना आ रहा है, ना उमस का सिचुएशन है, ठीक टेम्परेचर है, हम लोग ढंग से काम कर सकते हैं। इसे हम लोग, ये ज्योग्राफी में एक थ्योरी है एनवायरमेंटलिज्म। ज्योग्राफी में थ्योरी क्या है, एनवायरमेंटलिज्म। वो थ्योरी क्या बोलती है कि सिर्फ एनवायरमेंट ही है जो डिसाइड करता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसा है। बताएं, ये चीज समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हम इसको यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एनवायरमेंटलिज्म एक थ्योरी है, वो क्या कहती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। ये किसी कहीं कहीं पे सच भी है, जैसे कि हमारा सबसे ज्यादा डेवलप्ड रीजन कौन सा है, यूरोप है, यूएसए है, कनाडा है। यहां पर कौन सा क्लाइमेट है, ब्रिटिश क्लाइमेट है ना, ना गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंडी, बीच का क्लाइमेट है। तो यहां पर जो माइंड और फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा एक्टिव है, फिजिक हमारी बॉडी और माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय यहां पर है, जिसकी वजह से दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, लीस्ट डेवलप्ड कौन सा है, अफ्रीका। यहां पर कैसा है, उमस है, बारिश हो रही है, दिन में खूब गर्मी पड़ रही है, रात में बारिश हो रही है, जंगल घने हैं, हाँ, वहां पे आप कुछ काम कर नहीं सकते, कीड़े मकोड़े हैं, बीमारियां हैं, तो डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो देखिए ये सच 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 बात हो रही है। तो एनवायरमेंटलिज्म के हिसाब से ब्रिटिश क्लाइमेट सबसे अच्छा क्लाइमेट है जहां पर डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रोकते हैं, कल होपफुली हम लोगों का सारे क्लाइमेट डिस्कस हो जाएंगे, देन वी विल बी स्विचिंग ऑन टू राइटिंग पार्ट। तो अलग से सेशन का नाम रहेगा वर्ल्ड क्लाइमेट राइटिंग सेशन। ठीक है, तो कल होपफुली हम लोगों का सारे क्लाइमेट्स डिस्कस हो जाएंगे, हम लोग करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।